Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. पिछले लेक्चर में उसमें आपने मीन डेविएशन को डिस्कस किया। अब मीन डेविएशन के हवाले से हमने उसकी डेफिनेशन देखी और उसकी दो टाइप्स को स्टडी किया कि जिसमें हमने मीन डेविएशन को अंडरस्टैंड किया कि मीन डेविएशन डिफरेंट एवरेजेस से कैलकुलेट की जा सकती है, जिसमें अरिथमेटिक मीन थी, मीडियन और मॉड था। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब मीन डेविएशन आप कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ है। ठीक है, सो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से आपने आज के लेक्चर में भी रिवाइज करना है। तो अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं और वहाँ से देखते हैं कि हम फर्दर क्या डिस्कस करने लगे। तो चलिए बोर्ड नंबर 1 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये पिछले लेक्चर की कुछ रिवीजन है जो मैं चाह रहा था कि एक दफ़ा आपको दोबारा अंदाज़ा हो जाए कि मीन डेविएशन के हवाले से जब हमने इसको देखा, स्टडी किया, तो मीन डेविएशन इज़ द मीन एक्चुअली कहाँ से, एवरेज से। और किसकी एवरेज कैलकुलेट करते हैं? एब्सोल्यूट डेविएशंस की। अब एब्सोल्यूट डेविएशंस को जब आपने कैलकुलेट करना है तो उसके बाद आपने उसकी कैलकुलेशंस करनी है, उसका मीन कैलकुलेट करना है। फर्दर हमने ये देखा कि मीन डेविएशन की दो आपके पास थी टाइप्स, एक थी मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन यानी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो है वो आपने पिछले लेक्चर में अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड किया था। आज हम मूव कर रहे हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूलाज को देख लेते हैं कि फॉर्मूलाज में क्या चेंज है। अगर आपने पिछला लेक्चर अच्छे तरीके से किया हुआ है तो होपफुली कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। सो जरा गौर से देखिए, mean deviation is sum of absolute value x minus median over n. So अगर आप गौर से देखो चेंज कहाँ है, ये है वो चेंज। ठीक है, कि यहाँ पर जो इससे पहले हमने अंडरस्टैंडिंग की थी यहाँ पर अरिथमेटिक मीन यानी x बार था, अब यहाँ पर मीडियन है। सो आप इसको मीडियन भी लिख सकते हैं। एक्स कर्व मैंने बना दिया है ताकि उसकी नोटेशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए, वो भी आप यहां पर लिख सकते हैं। इसके बाद मीन डेविएशन सिग्मा एफ टाइम्स एक्स माइनस मीडियन एब्सोल्यूट ओवर सिग्मा एफ। और ये आपने देखा होगा इसकी कैलकुलेशंस में यहां पर दिस इज फॉर अनग्रुप डेटा एंड दिस इज फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा का जो डिफरेंस है वो आपको ऑलरेडी पता है कि आप जो है वो यहाँ पर एफ का जो है वो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेट करते हैं, एफ यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है जी, अब इन दोनों फार्मूलाज को हम वन बाय वन डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू स्टडी करते हैं। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि अनग्रुप डेटा से हम इसकी कैलकुलेशंस कैसे करें। चलिए जी नेक्स्ट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन जब आप कैलकुलेट करते हैं अनग्रुप डेटा के लिए तो उसकी आउटलुक या उसका फॉर्मेट जो है वो कैसे हो सकता है। देखिए एग्जांपल को, मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस ले लिए, 5 ऑब्जर्वेशंस कंसिडर किए, जिसमें 12, 5, 8, 50 और 25। तो जब हम सोल्यूशन देखते हैं इसका तो आप लोगों को याद होगा चूंकि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करना, सो सबसे पहले इसकी कैलकुलेशंस में मीडियन जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने इसका मीडियन कैलकुलेट करना। ठीक है, सो मीडियन के लिए आपको याद होगा हम अरे फॉर्म बनाते हैं। तो सबसे पहले अरे देखें इसकी, स्मॉलर वैल्यू पहले कंसिडर करेंगे 5, देन 8, 12, 25 और
50। क्लियर होगी बात। अब हम यहां पर मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मीडियन का जो फॉर्मूला है दैट इज n+1 डिवाइडेड बाय ट्रूथ वैल्यू। ठीक है जी, देखिए जरा टोटल n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं आपके पास इस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में। सो 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपको थर्ड वैल्यू नजर आ रही। सो थर्ड वैल्यू क्या है जी, यहां से देखें और करें, 5 8 और 12 में ऑनवर्ड्स मूव करते हैं। सो दिस इज योर मीडियन। ठीक है, अब मीडियन को आपने हाईलाइट कर लिया डेटा के अंदर, दैट इज 12। इसको बेशक यहां पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। सही है। अब कैलकुलेशन जो है वो पहले जैसी चलेगी, यानी सबसे पहले जो डेटा वैल्यूज थी उसके कॉलम फॉर्म में आप लिखें, दैट इज इट्स मच बेटर कि आप उसको अरेंज फॉर्म में लिखें, 5 8 12 25 और 50। ठीक है जी। अब नेक्स्ट कॉलम क्या है, x माइनस मीडियन, यानी x की हर वैल्यू में से जो है वो मीडियन को आपने माइनस करना है। यहां मैं जो जनरलाइज कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा कि आपने इससे पहले जो लेक्चर किया है उसमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जब आपने कैलकुलेट किया था तो उसमें आपने 1 बाय 1 देखा था, मैंने कैलकुलेशंस आपको करके दिखाई थी। सो अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू है 5 और मीडियन की वैल्यू है 12, तो 5 माइनस 12 आंसर क्या होगा आपका, 5 माइनस 12 इज -7। फिर 8 माइनस 12 इट इज -4, 12 minus 12 is 0, 25 minus 12 is 13 and 50 minus 12 is 38। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका कि आपने ये जो डिफरेंस है, ये जो डेविएशंस ली हैं आपने, इनको एब्सोल्यूट वैल्यूज में कन्वर्ट कर देना। ठीक है जी। देखिए नेगेटिव है, पॉजिटिव हो गई, फिर नेगेटिव है, पॉजिटिव हो गई, आगे सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो उसको आपने पॉजिटिव ही रहने देना। अब फॉर्मूला देखें वो क्या है जी, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस मीडियन एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय n। अब क्या करेंगे आप यहां पर, ये जो कॉलम है आपने इसका सम कर लेना। ठीक है, 7 4 11, 11 प्लस 13 इज 24, 24 प्लस 38 इज, आप इसको ऐड कर लें, सो यहां साइड पर हम कर सकते हैं 62। सो 62 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.4। ठीक है जी। सो इस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज 12.4। क्लियर होगी बात। सो बेसिकली आउटलुक अगर आप देखें तो आपको जो इससे पहले एग्जांपल हमने की थी पिछले लेक्चर में अनग्रुप डेटा के लिए, और यहां पर जो की है, अगर आप गौर से देखो तो ये एक स्टेप चेंज है, इसमें आपने अरे फॉर्म बनाई क्योंकि आपने मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन क्या है, वो अरे फॉर्म के अंदर ही कैलकुलेट हो सकता है। सो अरे फॉर्म बनाई आपने, इसकी लोकेशन देखी मीडियन की, उसकी वैल्यू कैलकुलेट की, फिर आप आगे उस कॉलम, अगर यहां देखें टेबल को तो टेबल में भी आपको यहां पर एक्स बार नजर आ रहा होगा, और यहाँ यानी जब आपने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था पिछले लेक्चर में, वो अब यहां पर एक्स बार था, अब यहां पर क्या है, मीडियन एक्स कर्व आ गया। उसी तरह आगे उसका एब्सोल्यूट है, उसका सम है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन है और आंसर। सो स्टेप्स को आपने उस हवाले से फॉलो करना है। अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं ग्रुप डेटा की तरफ। तो नेक्स्ट हम अपने बोर्ड की तरफ जाते हैं, बोर्ड नंबर 3 की तरफ, और वहां पर इसकी देखते हैं कैलकुलेशंस के ग्रुप डेटा में हम कैलकुलेशंस को कैसे करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ग्रुप डेटा में कैलकुलेशंस करने में फिर आपको हमेशा से एक बात हम रिवाइज करवाते रहते हैं कि ग्रुप डेटा हमेशा याद रखें कि दो उसकी जो है ना वो एरियाज हैं, एक है डिस्क्रीट और एक है कंटिन्यूस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये कुछ फॉर्मेट्स ऐसे हैं कि जिसमें आपको अगर हमने कंटिन्यूस से क्वेश्चन करा दिया है तो ऑटोमेटिकली वो डिस्क्रीट से भी हो जाएगा, या
डिस्क्रीट से करा दिया तो वो कंटिन्यूस से भी हो जाएगा। लेकिन यहां थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर डेटा कंफर्म है वो डिस्क्रीट केस है और वो कंटिन्यूस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो फिर आपको डिस्क्रीट के लिए कैलकुलेशंस अलग से करनी है और कंटिन्यूस के लिए कैलकुलेशंस जो है वो अलग से करनी है। तो उसके लिए आप देखें आगे फर्दर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, उससे आपको अंदाजा हो जाए। डिस्क्रीट केस को कंसिडर कर रहे हैं हम, ठीक है। एक्स की वैल्यूज हम ले रहे हैं 2, 5, 6, 8 और 10, और आगे इसकी फ्रीक्वेंसीज हैं, दैट इज 3, 4, 6, 2 और 2। डिस्क्रीट केस है वेरी क्लियरली, आपके पास सिंगल वैल्यूज हैं ग्रुप की फॉर्म में और आगे उसकी फ्रीक्वेंसीज। देखिए फॉर्मूला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने ये माइंड में रखना है कि फॉर्मूला चेंज नहीं है, चाहे डिस्क्रीट केस हो या आगे हम कंटिन्यूस केस को भी कंसिडर करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि फॉर्मूला चेंज नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन का मोड जो है वो चेंज है। फॉर एग्जांपल जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो देखिए कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स माइनस मीडियन ओवर सिग्मा एफ। अब देखिए मीडियन जब आप कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट केस में तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाय ट्रूथ वैल्यू। अब यहां पर चूंकि ये ग्रुप डेटा है तो n जो है वो क्या होगा आपका, n जो है वो आपका वही सिग्मा एफ है। जरा सिग्मा एफ को देखें, लोकेट करें क्या बनता है, इट इज 7, 3 + 4 7, 6 13, 13 और 2 15 और 2 17। ठीक है जी, अब जरा इसको पुट अप करें, 17 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 9th वैल्यू, क्योंकि 17 + 1 18 हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 2 9, सो 9th वैल्यू इज योर मीडियन। अब 9th वैल्यू को लोकेट करने के लिए क्या करते हैं हम, जब भी हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू की पोजीशन को देखते हैं तो फिर हमें यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना पड़ता है। सो CF इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। देखिए जी CF में क्या है, वही बात जो रिपीट होती आ रही है, हम अब बार बार इसको देख रहे हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, देन आप ऐड करते हुए आगे की तरफ जाएंगे, 3 + 4 इज 7, 7 + 6 इज 13, + 2 15, + 2 इज 17। क्लियर होगी बात। अब जरा देखें 9th वैल्यू कहां पर आ रही है, 3 का मतलब है 3 खत्म हो गई वैल्यूज, 7 तक ऑब्जर्वेशन सेकंड ग्रुप में आ गई, तो इसका मतलब है कि आपकी 9th वैल्यू यहां पर कहीं एग्जिस्ट कर रही है। तो ये आप कह सकते हो कि ये आपकी क्या है, मीडियन क्लास, हम इसको यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब जब ये मीडियन क्लास डिफाइन होगी तो 9th वैल्यू जो है वो यहां पर आ गई, तो ये आपका आंसर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज 6। सो 6 इज द मीडियन फॉर दिस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब मीडियन आपका फाइंड हो गया, ठीक है। आगे प्रोसेस जो है वो आपका उसी तरह चलेगा कि आप हर x की वैल्यू में से मीडियन को माइनस करेंगे, ये x की वैल्यूज है, ठीक है, और मीडियन आपने वो कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आप उसको इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 2 - 6 इज -4, ठीक है, 5 - 6 is -1, 6 - 6 is 0, 8 - 6 is 2, and 10 - 6 is 4, x माइनस मीडियन। अब अगर आप देखें मैं डायरेक्टली यहां पर मॉड ले लूं जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, डायरेक्ट भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो x में से x मीडियन को माइनस करने के बाद उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, और फिर फाइनली जो कैलकुलेशन है दैट इज f टाइम्स x माइनस मीडियन। जरा देखिए 4 फर्स्ट वैल्यू है और उसको 3 से मल्टीप्लाई करना, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, 4 3s are 12, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4,
और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 फाइनली। अब आप क्या करेंगे, इसको सम करेंगे, क्या होगा 12 for 16, 16 for 20, 28 is the sum of the last column. अब जरा फॉर्मूले में देखें, सो आप लिख सकते हो mean deviation from median is equals to 28 divided by sigma f is 17. So it is 1.6 approximately. So mean deviation for this particular set of information is 1.6. आप देख रहे होंगे डिस्क्रीट केस हमने डिस्कस किया। यही सारा पैटर्न जो है वो हम आगे मूव करेंगे कंटिन्यूस के लिए। कंटिन्यूस के लिए इसलिए मैं आपको यहाँ चाह रहा हूँ एक डिस्कस हो जाए, क्योंकि आपको थोड़ा सा इसका फॉर्मेट जो है वो डिफरेंट है, उसको आपको कैलकुलेशंस में अंदाजा हो जाएगा कि ये कहाँ से आकर डिफरेंट होगा। वैसे मुश्किल नहीं है, क्योंकि मीडियन आप कंटिन्यूस केस और डिस्क्रीट केस दोनों में पहले भी फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पर भी यही आप जो जब कैलकुलेशंस करेंगे तो यही बात को आप इसको मद्देनजर रखेंगे कि डिस्क्रीट केस में मीडियन किस तरह कैलकुलेट होता है और कंटिन्यूस केस में किस तरह होता है। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली भी है वो ये है कि अगर आपका डिस्क्रीट केस कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ये केस कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर आप इसको डिस्क्रीट नहीं रहने देंगे। यहां पर ये केस जो है वो डिस्क्रीट वाला, यानी डिस्क्रीट वैल्यूज जो है वो कंटिन्यूस में कन्वर्ट नहीं हो पा रही, इसलिए हमने इसको डिस्क्रीट ही रहने दिया और इसकी कैलकुलेशंस कर ली है। लेकिन पेपर में ऐसा हो सकता है कि आपके पास बज़ाहिर लग रहा हो कि वो डिस्क्रीट केस है, लेकिन आप जब उसकी कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो वो गलत हो जाए, क्योंकि वो डिस्क्रीट केस जो है वो कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो सकता था, लेकिन आपने उसको डिस्क्रीट कंसिडर करते हुए आगे मूवमेंट कर दी। सो बी केयरफुल कि अगर डिस्क्रीट केस कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो सकता है तो आपने कंटिन्यूस की कैलकुलेशंस को माइंड के अंदर रखते हुए आगे की तरफ चलना है। क्लियर होगी बात? अब हम आगे चलते हैं, इसकी कंटिन्यूस की एग्जांपल को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं यहां पर लिखने लगा हूं, जो कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के आपने अगर कैलकुलेशंस करनी है, लेकिन जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो आपका ग्रुप के साथ कंटिन्यूस भी हो। तो जरा एग्जांपल को गौर से देखिए। First group is 10 to 20, second is 20 to 30, then 30 to 40, 40 to 50, and then finally 50 to 60। यानी इस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में मैंने कितने ग्रुप्स लिए? 1 2 3 4 5 ग्रुप्स जो है वो मैंने कंसिडर कर लिए। ठीक हो गया। आगे हम इसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी में अगर आप देखें, सो इट इज 3 8 14 7 और 4। दिस इज योर कंप्लीट डेटा। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो सके। ये कंटिन्यूस केस है। इससे पहले जो आपने किया वो डिस्क्रीट केस था। डिस्क्रीट केस और कंटिन्यूस केस में फर्क यह है कि वहां पर आपके पास सिंगल ऑब्जर्वेशंस होती हैं, यहां पर आपके पास रेंज में यानी लिमिट्स की फॉर्म में। अगर डिस्क्रीट केस कन्वर्ट हो जाए तो आपने इस फॉर्म में लाने के बाद फिर ये कैलकुलेशंस आगे फॉरवर्ड करनी है। यानी ऐसा डेटा जो डिस्क्रीट तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन अगर वो कन्वर्जन उसकी हो सकती है उसके अंदर कंटिन्यूस में, तो फिर आपने वो कैलकुलेशंस नहीं करनी जो इससे पहले पिछली एग्जांपल में की। आपने उसको इस फॉर्म में लाना है, यानी वो डिस्क्रीट जो है वो कंटिन्यूस में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद ये प्रोसीडिंग्स चलेंगी जो आपको मैं अब यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। क्लियर? सो यहां पर भी देखें फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि ग्रुप डेटा है तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू सिग्मा एफ टाइम्स एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। अब यहां पर जो बेसिक कैलकुलेशंस है, हमने क्या क्या कैलकुलेट करना है? हमने यहां पर x को कैलकुलेट करना है, हमने मीडियन को कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, क्योंकि मीडियन भी अननोन है, यहां पर x भी अननोन है। सो x जो है वो तो पता है आपको क्या है, मिड पॉइंट्स होते हैं। सो x एक कॉलम होगा आपका, इसकी
कैलकुलेशन से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आप ऑलरेडी एक्स को कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, क्या होता था एक्स 10 + 20, जो लिमिट्स हैं आपके पास उन लिमिट्स को आप क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मैं डायरेक्ट वैल्यू को पुटअप कर रहा हूँ। 10 + 20 30 डिवाइड बाई 2 इज 15। फिर जब आप आगे चलते हैं इट इज 25, फिर 30 + 40 70 डिवाइड बाई 2 इज 35। फिर उसके बाद आगे आप चलें 50 45 और फिर उसके बाद 55। आपने x की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। अब हम आगे चलते हैं मीडियन के लिए। अब मीडियन की कैलकुलेशंस के लिए फिर वही ग्रुप डेटा का स्ट्रक्चर होगा, लेकिन चूंकि ये कंटिन्यूस केस है तो फिर इसमें थोड़ा सा फर्क आएगा। सो मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, L + H/F एंड दैट इज सिग्मा F बाय 2 - C। ठीक हो क्या जी? ओके, अब बाकी वही है प्रोसीजर्स, रिवाइज करें जरा, माइंड में लाए। हमें L कैसे कैलकुलेट करना है, H, F, C। तो C इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो इसका मतलब है यहां पर हमें एक कॉलम जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी रिक्वायर्ड है ताकि हम क्या करें, मीडियन फाइंड कर सकें। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां से चलेगी 3, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, फिर उसके बाद 8 11, 11 + 14 is 25, 25 + 7 is 32, 32 + 4 is 36। क्लियर होगी बात जी? अब 36 इज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जो इससे पहले भी डिस्कस हो चुका हुआ है। जब आप फ्रीक्वेंसी के कॉलम का सम करते हैं और जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो सेम होती है, ये हम देख चुके हैं। सो अब जरा यहां देखें कि हम मीडियन क्लास को लोकेट करते हैं। मीडियन क्लास क्या है, सिग्मा F बाय 2th वैल्यू, और उसके मुताबिक क्या है जी, 36 डिवाइड बाई 2 18th वैल्यू हो जाएगी ये। ठीक है, अब 18th वैल्यू को आप यहां से लोकेट करेंगे। 11 ये 3 है, 11 है, 11 का मतलब यहां 11 वैल्यूज खत्म हो गई हैं, और 25 ये वो ग्रुप है जिसके अंदर आपका मीडियन एग्जिस्ट कर रहा है। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। सो इट इज योर मीडियन क्लास। सो यहां से इस ग्रुप से आपने सारी वैल्यूज को उठाना है और बारी बारी अपने फॉर्मूले में पुटअप कर देना है। जरा गौर से देखिए मीडियन आपका क्या आ रहा है। लोअर क्लास बाउंड्री is 30 plus difference H is the class interval difference between two consecutive classes, या चूंकि ये क्लास बाउंड्रीज बनी हुई है तो इसलिए हम इसको अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को भी माइनस कर सकते हैं। दिस इज 10 डिवाइडेड बाय F इज 14। अब आगे देखिए 18 माइनस C इज द प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी जो आपकी मीडियन क्लास हाईलाइट हुई है उससे पीछे वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज C, और वो है 11। ठीक होगी बात जी? अब जरा इसकी वैल्यूज को आप पुटअप करें। 30 + 10 डिवाइडेड बाय 14, और इसमें से अगर आप माइनस करते हैं दिस इज 7। फाइनली जब आप इसको सॉल्व करते हैं डिमैस रूल अप्लाई करें। 7 2s are 14, 2 5s are 10। सो फाइनली आपके पास जो मीडियन का आंसर आएगा वो 35। अब इस 35 को आपने एज एन मीडियन जो है वो फॉर्मूले में यू के मुताबिक इस्तेमाल करना है, और आपकी फर्दर कैलकुलेशंस होंगी जो आगे कॉलम्स में आप देखेंगे। यानी एक्स में से मीडियन को आपने माइनस करना है और उसका मॉड लेना है। ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। फिर कि जब आपके पास लेंथी क्वेश्चंस होते हैं तो आप मॉड वाला जो पोर्शन है वो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू हम कहते हैं। सो 35 माइनस होना है हर x की वैल्यू में से। फर्स्ट वन इज 15, 15 - 35, 15 - 35 इज -20।
फिर 25 माइनस 35 इज माइनस 10, फिर 35 माइनस 35 इज 0, फिर 45 माइनस 35 इज 10, और फाइनली 55 में से जब आप 35 माइनस करोगे ये 20। लेकिन चूंकि आप गौर करो, मैंने ये माइनस इसलिए लिखा कि आपको अंदाजा हो सके कि किस तरह की कैलकुलेशंस हो रही हैं, कि आप ये ना करो। अब ये मॉड था इसलिए मैं इसको प्लस ही रहने दूंगा, यानी एक्चुअली वैल्यूज नेगेटिव थी, लेकिन चूंकि ऊपर हेडिंग में मैंने जो कॉलम की हेडिंग थी उसमें एब्सोल्यूट का जो है वो साइन मैंने पुटअप किया था, इसलिए यहां पर नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव ही लिखेंगे, यानी अलग से आप कॉलम नहीं बनाएंगे। सो फाइनल एक आपका कॉलम रह गया, दैट इज f टाइम्स x माइनस मीडियन। जरा गौर से देखें, ठीक है जी, क्या है जी ये f3 है, x माइनस मीडियन की वैल्यू 30, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 60, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 is 80, 0 multiplied by 14 is 0, 10 multiplied by 7 is 70, and 20 multiplied by 4 is 80. This is the last column of this question. ठीक है, अब आप इस कॉलम का सम करें, देखें क्या आता है आंसर। 60 80 is 140, 140 is 7210 और 80 290 आंसर। देखिए अपनी कैलकुलेशंस को वेरीफाई जरूर किया करें, ताकि अगर एक भी कोई वैल्यू प्लस माइनस आगे पीछे, ये 280 था मैंने 290 लिख दिया, वो गलत हो गया। तो इसलिए बहुत एहतियात के साथ दोबारा देख लें। 80 और 70 ऐड करते हैं तो ये 150 होता है, 150 को जब 680 में ऐड करते हैं दिस इज 230, और 230 प्लस 60 इज 290। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पुटअप कर देना, हेंस या सो आप यहाँ पर लिखेंगे mean deviation from median is equals to 290 divided by sigma f is 36। क्लियर होगी बात आपको? यानी ये जो फॉर्मूला था उसमें मैंने इन वैल्यूज को सिग्मा एफ टाइम्स एक्स माइनस मीडियन, जो वो लास्ट कॉलम था हमने कैलकुलेट किया, उसमें इसकी वैल्यूज को हमने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप यहां इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, और ये उसका ओवरऑल आउटलुक है। ठीक है, आखिरी बात से इसको मैं वाइंड अप कर रहा हूं लेक्चर को, कि डिस्क्रीट केस और कंटिन्यूस केस में कैलकुलेशंस का मॉड थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये याद रखना आपने कि अगर डिस्क्रीट केस में आपको कैलकुलेशंस नजर आ रही हैं तो पहले चेक कर लें कि क्या वो कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो सकता है। अगर वो कंटिन्यूस में कन्वर्ट होगा तो उसकी कैलकुलेशंस ये वाली होगी। ठीक है, आपने इसी तरह एक्स फाइंड करना है, सी एफ फाइंड करना है, फिर उसका डिफरेंस एब्सोल्यूट लेना है, उस पर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर डिस्क्रीट केस कन्वर्ट नहीं हो सकता तो फिर आप उसी अंदाज में जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया। होप कि आज का लेक्चर आपको काफी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक कि आप इस टॉपिक के साथ अच्छे तरीके से सम अप हो, आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करें। कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स जो आपको अपलोड कर दी जाएंगी, आप उसके मुताबिक इसको सॉल्व करें, और अगर अपनी कोई क्यूरीज ना तो अपने रिस्पेक्टिव टीचर से डिस्कस करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।